आए शुरू करते हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 सबक नंबर 10 अज़ुआ में तनफ़ुस रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मैं ये चैप्टर आपको अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि आप जब बुक से पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे आप भूल जाते हैं नोट्स पढ़ना, कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं। और इसके अंदर आपको बार बार हर पेज पे कुछ ना कुछ मशगले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दे रखे हैं। मैंने अपने आप कुछ आपकी बुक से कुछ अदर बुक से ये नोट्स तैयार कर हैं, मैं आपको इससे पढ़ाना चाहूँगी। आए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबक नंबर 10 अज़ुआ में तनफ़ुस। पहले जान लें अज़ुआ कहते किन है। अज़ुआ इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, और तनफ़ुस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन मतलब तनफ़ुस का हम मीनिंग जान लेते हैं। इसमें होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेकर अपनी ग्लूकोज यानी अपनी ग़िज़ा को तवानाई में तोड़ते हैं, और इससे हमें क्या हासिल होती है, तवानाई मतलब एनर्जी। अज़ुए किस तरह से बनते हैं ये जान लें ज़रा आप। सेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो होती है सेल। जब सेल आपस में इकट्ठा होकर काम करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ से मिलके हमारे बनते हैं ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह से हमारा एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जैसे कि हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म ही हैं। सेल को हम उर्दू में बोलेंगे खलिया, टिश्यू को बोलेंगे बाफ्त, ऑर्गन को बोलेंगे अज़ू, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म मतलब अज़ुए। तो शुरू करते हैं। सांस लेना हमारे तनफ़ुस रेस्पायरेशन का एक हिस्सा है। सांस लेना मतलब ब्रीथिंग हमारे रेस्पायरेशन का एक अहम हिस्सा है। तमाम तर अज़ुए ऑर्गेन्स जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, ये बात तो आपको मालूम ही है। हम सांस लेने में बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर छोड़ते हैं। बाहर की हवा से मुराद यहाँ पे हम अपनी सांस लेने के दौरान क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बदले में हम बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस क्यों लेते हैं, वाई डू वी रिस्पायर। तमाम अज़ुए बहुत छोटी खुर्दबीनी इकाई से मिलके बने हैं, जैसे कि अज़ुए हमारे क्या ऑर्गेनिज्म। खुर्दबीनी मतलब माइक्रोस्कोपिक, जो हमें किससे दिखाई देती हैं, माइक्रोस्कोप से मिलके बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, खलिया, सेल कहा जाता है। ये अब मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। खलिया किसी अज़ुए मतलब ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी साख्ती और अमली इकाई होती है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी कौन, सेल, खलिया। अज़ुए का हर हिस्सा कुछ न कुछ काम मसलन तग़ज़िया, ट्रांसपोर्ट, इखराज और तौलीद वगैरह अंजाम देते हैं। हमारे अंदर हर काम करने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि तग़ज़िया हमारा डाइजेशन न्यूट्रिशन के लिए अलग सेल्स, अलग सिस्टम में अलग ऑर्गन है। ट्रांसपोर्ट के लिए कि पानी को किस तरह ट्रांसपोर्ट कराना है, हमारे फूड को किस तरह ट्रांसपोर्ट कराना है। इखराज मतलब एक्सक्रीशन, हमारे वेस्ट मटेरियल को किस तरह से आउट करना है। तौलीद यानी रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बच्चे पैदा करने को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन यानी तौलीद। इन कामों को अंजाम देने के लिए खलिए को तवानाई की ज़रूरत होती है। ये सभी काम करने के लिए हमारे जिस्म को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, तवानाई यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, हमारी ग़िज़ा को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ने में हमें क्या मिलती है, ग़िज़ा, तवानाई। सब कुछ ना कुछ काम मसलन तग़ज़िया, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, इखराज, एक्सक्रीशन। इखराज मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको आउट करना। तौलीद माने अपने जैसे बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन वगैरह अंजाम देते हैं। इन कामों को अंजाम देने के लिए खलिए को तवानाई की ज़रूरत होती है। हम जो अज़ुए हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं किसी खाने का, किसी मिनरल्स वगैरह का, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारे सेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की यानी तवानाई की। लेकिन ये तवानाई आती कहाँ से है, कभी आपने सोचा है कि आपको जो ताकत मिलती है वो कहाँ से आती है। तो आए जान लेते हैं। हम जो ग़िज़ा खाते हैं इस ग़िज़ा में तवानाई का ज़ख़ीरा होता है। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा से मेरी मुराद अच्छा खाना खाने की है। ये तवानाई सांस लेने के दौरान खारिज होती है। जब हमने खाना खा लिया, अब हम सांस लेते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं इसमें हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, जाके हमारे जिस्म में जो खाना होता है उसको ऑक्सीडाइज कराती है, यानी उसको ब्रेक डाउन कराती है, किसमें, एनर्जी में। यही सबब है कि तमाम जानदार अज़ुए ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए सांस लेते हैं।
हम तनफ़ुस के दौरान हवा में मौजूद ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में नतीजतन तमाम खलियों में पहुंच जाती है। जब हम सांस लेते हैं मतलब जब हम अपने सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमारी तमाम खलियों में क्या पहुंच जाती है? ऑक्सीजन पहुंच जाती है। खलियों के अंदर हवा में मौजूद ऑक्सीजन ग़िज़ा को तोड़ने में मदद करती है। हमारी ग़िज़ा को तोड़ने में कौन मदद करती है? ऑक्सीजन। खलिए में तवानाई के इखराज के साथ साथ ग़िज़ा टूटने का अमल खलवी तनफ़ुस कहलाता है। सेलुलर रेस्पायरेशन। खलवी तनफ़ुस तमाम अज़्ज़ा के सेल में होता है। खलवी तनफ़ुस, अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हर सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है और वो रेस्पायरेशन किस तरह से होता है? ये सेलुलर रेस्पायरेशन हमारा दो तरीके का होता है। पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक से मेरी मुराद है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में। ये एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। हवाई तनफ़ुस, एरोबिक रेस्पायरेशन। खली के अंदर ग़िज़ा ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाती है। जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, भरपूर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारे सेल्स क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं और हमारी ग़िज़ा को किस में तोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देते हैं। जब ग़िज़ा ऑक्सीजन के इस्तेमाल से टूटती है तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? हवाई तनफ़ुस। एरोबिक रेस्पायरेशन बोला जाता है। जैसे ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में टूटती है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। गैर हवाई तनफ़ुस, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? जब ग़िज़ा बगैर ऑक्सीजन के टूट जाती है तो ये अमल गैर हवाई तनफ़ुस कहलाता है। जब हमारी ग़िज़ा ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटती है तो हमें क्या कहलाता है? ये गैर हवाई तनफ़ुस। ग़िज़ा के टूटने से तवानाई खारिज होती है। खमीर हमारी ईस्ट यानी एक फंगस होती है, जैसे कि यह खलवी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करती है? अपनी ग़िज़ा को बगैर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ती है और बिना ऑक्सीजन के भी ज़िंदा रह सकती है। ऐसे अज़्ज़े को गैर हवाबाश कहा जाता है। जैसे हमारी ईस्ट खमीर, इस खमीर का आपकी बुक में भी जिक्र है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। जो गैर हवाई तनफ़ुस के ज़रिए तवानाई हासिल करती हैं। हमारी खमीर यानी ईस्ट क्या करती है? हवा के बगैर, हवा मतलब ऑक्सीजन के बगैर ही अपनी तवानाई हासिल करती है। ऑक्सीजन ना होने की सूरत में ग़िज़ा ग्लूकोज, अल्कोहल और CO2 में टूट जाती है। ये अमल शराब बनाने के काम आता है। जैसे अगर हमारे पास हमारी ग़िज़ा है ग्लूकोज को हम किस में तोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल, CO2 और एनर्जी। ये अमल हमारे अज़लात मसल्स भी तोड़ते हैं। थोड़ी सी मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कुछ भी गेम वगैरह भागने दौड़ने का, जो चिड़िया बल्ला हो गया और बहुत से गेम जो आप बाहर जाके खेलते हैं, जब ज़्यादा ही तोड़ लेते हैं उसमें आपको सांस लेने का ध्यान नहीं होता, तो हमारे घर आके आप बोलते हैं ना कि हमारे हाथों में पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपके पास आपकी मसल्स ने कौन सी रेस्पायरेशन कर रही होती है? मसल्स के सेल्स ने कौन सी रेस्पायरेशन कर रही होती है? एनारोबिक रेस्पायरेशन। जिसकी जैसे आपकी मसल्स में, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है और वो क्या करता है? आपके मसल्स में, आपकी हाथों में, पैरों में दर्द पैदा करता है। ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, हमारी बॉडी में क्या बनता है जब हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड के बनने से हमारे अज़लात मसल्स में अकड़न पैदा हो जाती है। इस अकड़न को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? या तो आप गर्म पानी से गुसल कर लीजिए। गर्म पानी से नहाने में क्या होता है? जो हमारे खून की नालियाँ होती हैं, खून के वेसल्स वगैरह होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिस्म की, वो खुल जाती हैं और इसमें हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है।
ऑक्सीजन की सप्लाई के इजाफे से लैक्टिक एसिड मुकम्मल तौर पर CO2 एंड H2O में टूट जाता है। जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो हम इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? या तो आप गर्म पानी से गुस्ल कर लीजिए। गर्म पानी क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिस्म की, उन्हें खोलने में, उनमें खून का दौरान बढ़ाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलती है? लैक्टिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है और आपका लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाता है आपकी मसल्स से। सांस लेना, अब आ गया ब्रीथिंग। हम किस तरह से सांस लेते हैं? जैसे कि आपने कुत्तों, बिल्ली या फिर आपने खुद को भी देखा होगा, जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो ऊपर की तरफ फूलता है, फिर अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है, आए जाने। सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन भरी हवा तनफुस रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मदद से अंदर लेना और फिर CO2 भरी हवा जिस्म से बाहर निकाल देना। सांस लेने का मतलब क्या होता है? हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसको हम अपने जिस्म में अंदर लेते हैं, किसकी मदद से? रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हमारे नोस्ट्रिल्स, मतलब हमारी नाक के नथने और हमारी ट्रेकिया, लंग्स, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं? हवा अंदर लेते हैं और फिर इसके बदले में हम क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन भरी हवा को अंदर लेना क्या कहलाएगा? इन्हेलेशन कहलाता है। जब हम ऑक्सीजन भरी हवा को अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हेलेशन। जबकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं तो इस अमल को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। किसी शख्स को ज़्यादा तवानाई एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो तेज़ सांस लेता है, जिससे हमारे खलियों यानी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है और इसके नतीजे ग़िज़ा का टूटना तेज़ हो जाता है और मज़ीद तवानाई खारिज होती है। आम तौर पर हमें एहसास नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप अपनी सांसों को गिन भी सकते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन आराम की हालत में, नॉर्मल कंडीशन में, औसतन 1 मिनट में 15 से 18 मरतबा सांस लेता है। एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन की यहाँ बात चल रही है। 1 मिनट में वो कितनी सांसें लेता है? 15 से 18 मरतबा सांस लेता है। सख्त वर्जिश के दौरान, सख्त वर्जिश मतलब एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पर, इंसान के चेहरे की फी मिनट 25 मरतबा हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपकी ये सांसें 1 मिनट में 25 मरतबा आती जाती हैं। वर्जिश के वक्त ना सिर्फ हम सांस सही से लेते हैं बल्कि हम सांस गहरी भी लेते हैं और इसी तरह ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। इससे ग़िज़ा तेज़ी से टूटती है और मज़ीद तवानाई एनर्जी खारिज होती है। अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ये नोट्स को सेंड कर दूँगी और बेहतर होगा आप इसे खुद लिख लें, और भी अच्छी बात है, आपको इस तरह से याद भी हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। हम किस तरह सांस लेते हैं? हाउ डू वी ब्रीथ? जब हम हवा को अपने अंदर लेते हैं तो ये हवा हमारे नथनों मतलब नोस्ट्रिल्स के रास्ते जोफ अनफी नेज़ल कैविटी में पहुंचती है। जोफ अनफी से ये हवा की नाली यानी ट्रेकिया के रास्ते हमारे फेफड़ों और लंग्स में पहुंच जाती है। फेफड़े जोफ सदर चेस्ट कैविटी में होते हैं और ये पसलियों से घिरे होते हैं। एक बड़ी इज़लाती शीट जिसको पर्दा शक्म या डायाफ्राम कहते हैं जोफ सदर चेस्ट कैविटी का फर्श बनाती है। मैं आपको आपकी बुक्स में से दिखा देती हूँ कि किस तरह से होता है। आप अपनी बुक का ही डायग्राम खोल लीजिए। देखिए ये तो हमारा क्या है? अनफी रास्ता, मतलब हमारे नोस्ट्रिल्स वगैरह यहीं पे। तो आप अपनी बुक का ही डायग्राम खोल लीजिए। इसमें देखिए आपको इनफी रास्ता, नेज़ल पैसेज यानी नोस्ट्रिल्स वगैरह दिखेंगे, नेज़ल पैसेज। उसके बाद हमारी हवा कहाँ जाती है? जोफ़े दहानी मतलब ओरल कैविटी में। उसके बाद हमारी हवा जाती है तनफ्फुसी नाली यानी ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद लंग्स हमारे कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी में होते हैं। नीचे की तरफ जो होता है हमारा डायफ्राम होता है। इससे ऊपर हमारे लंग्स आते हैं। लंग्स हमारी पसलियों से घिरे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये होती है हमारी पसलियाँ, ठीक है। लंग्स, फेफड़े सब ये आ चुका है। एक बड़ी अज़लाती शीट, ये तो हमने पढ़ लिया।
आप ये नोट पॉइंट देख लीजिए। सांस लेने में डायफ्राम और पसलियों दोनों की हरकत शामिल होती है। जब हम सांस लेते हैं, आप ज़रा अपनी सांसों पर कभी गौर करिएगा। जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो डायफ्राम, जो नीचे का पार्ट होता है, ये और पसलियाँ, मतलब रिब्स जिन्हें बोलते हैं, वो हरकत करती हैं। सांस अंदर खींचते वक्त पसलियाँ ऊपरी और बैरूनी तरफ को हरकत करती है, जबकि डायफ्राम नीचे को जाता है। अब आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट अभी आप अपने साथ करके देख सकते हैं। जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपकी जो पसलियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं और बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और जबकि जो आपका डायफ्राम होता है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ हो जाता है। इस हरकत से हमारे जोफ़े सदर में वॉल्यूम, हजम की और खुला बढ़ जाती है। इससे हमारे क्या होता है, तो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो हवा हमारे लंग्स में बढ़ जाती है और हवा फेफड़ों में बढ़ जाती है। सांस बाहर निकालते वक्त पसलियाँ नीचे और अंदर की तरफ हरकत करती हैं। अब आपने जो सांस भरा था वो सांस को आप छोड़ें, इसमें आपके देखेंगे आपकी जो पसलियाँ हैं वो नीचे की तरफ आती हुई नज़र आएंगी, और आपको जो डायफ्राम है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। इससे जोफ़े सदर का साइज़ कम हो जाता है और हवा लंग्स से बाहर निकल जाती है। इसमें क्या बोला, इससे आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसका साइज़ कम हो जाता है और हवा लंग्स से बाहर निकलती है। हम सांस लेने में क्या चीज़ बाहर निकालते हैं, तो ये भी जान लीजिए। हम सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या बाहर निकलता है। जो हवा हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं वो गैसों का आमेज़ा यानी मिक्सचर होता है। हम जो हवा सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसमें वाटर वेपर, आबी बुखारात भी मौजूद होते हैं। मतलब नॉर्मली आपके देखेंगे, आप जो सांस छोड़ रहे हैं जब आप, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसमें कुछ वाटर वेपर भी आपने देखा है ना। सर्दियों के टाइम पे जब आप शीशे के सामने खड़े होकर हाँ करके बोलते हैं तो आपके मुंह से कुछ ऐसी मतलब भाप निकलती है और आपका शीशा थोड़ा गंदा गंदा तो हो जाता है, फिर आप उस पर अपना नाम वगैरह लिखते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। दूसरे जानवरों में सांस लेने का अमल। अब देखते हैं दूसरे जानवर, जो बाकी जानवर हैं, किस तरह से सांस लेते हैं। हमको तो मालूम है हम किस तरह सांस लेते हैं, अपने लंग्स के थ्रू हम सांस लेते हैं। अब कॉकरोच में ये अमल किस तरह होता है, इसके जिस्म के चारों तरफ छोटे छोटे महीन सुराख होते हैं जिन्हें स्पाइरकल्स कहा जाता है। कीड़ों में हवाई ट्यूबों का एक जाल गैस के तबादले के लिए होता है, जिसे तनफ्फुसी नाली कहा जाता है। जैसे हमारा कॉकरोच होता है, कॉकरोच के साइडों में पूरे जिस्म पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। उन सुराखों को क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। हवाई ऑक्सीजन इन तनफ्फुसी नालियों में जाती है और जिस्म के बाफ्तों में डिफ्यूज़ करके हर एक खलीय सेल्स में पहुंच जाती है। इसी तरह CO2 खलियों से तनफ्फुसी नालियों में जाती है और इन स्पाइरकल्स के ज़रिए बाहर निकल जाती है। केचुआ यानी अर्थवॉर्म। केचुआ अपनी खाल के ज़रिए सांस लेता है। केचुए की जिल्द यानी स्किन चिकनी होती है। इस चिकनी और फिसलदार जिल्द से गैस आसानी से गुजर सकती है। पानी के नीचे सांस लेना। अब मछलियाँ किस तरह के सांस लेती हैं वो भी जान लेते हैं। मछलियाँ गलफड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स की मदद से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। ये गलफड़े खाल में उभरे हुए होते हैं। इनमें खून की नालियाँ होती हैं जिनसे गैसों का तबादला होता है। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। खोल लीजिए अपनी बुक। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इनहेलेशन, यानी आप इसमें सांस ले रहे हैं। आपकी जो रिब केज है, आपकी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ उभर रही हैं और आपका जो ये डायफ्राम होता है ये भी ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है। और यहाँ पे आपके देख रहे हैं एक्सहेलेशन मतलब गैसेस का बाहर निकलना, यानी CO2 का बाहर जाना। इसमें क्या हो रहा है, आपकी रिब्स अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं और आपका जो डायफ्राम है वो आपके नॉर्मल पोजीशन पर आ रहा है। ये देखें, ये बना हुआ कॉकरोच का डायग्राम। ये ट्रेकिया बनी हुई है इसकी, स्पाइरकल्स वगैरह। ये मछली की ये क्या बने हुए हैं, मछलियों की गिल्स, गलफड़े, ये थोड़े उभरे हुए होते हैं। इसमें आपको अर्थवॉर्म का नहीं दे रखा। पौधों में भी तनफ्फुस होता है। अब आप ये बात भी जान लें कि पौधों में भी तनफ्फुस होता है।
पौधों में भी अपनी बका के लिए पौधे भी अपनी बका मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए सांस लेते हैं। पौधे हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और CO2 निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और साथ में क्या बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खलियों सेल्स में ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग्लूकोज को CO2 और H2O में तोड़ने के लिए ऐसे ही होता है जैसे दूसरे अज़ुओं में होता है। जैसे जो हमारे पेड़ पौधों के सेल्स होते हैं, जो पेड़ के सेल्स होते हैं, वो भी इसी तरह से ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन की मदद से खाने को, ग्लूकोज को किस में तोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ते हैं। लेकिन पौधों के पास कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते जैसे हमारे पास होते हैं। हमारे पास लंग्स हैं, हमने कॉकरोच में पढ़ा स्पाइरेकल्स होते हैं उसके पास, और अर्थवर्म अपनी स्किन के ज़रिए कर लेता है। और दूसरा हमने मछली के बारे में पढ़ा फिश, उसमें क्या होता है? गिल्स होते हैं यानी गलफड़े होते हैं। जबकि पौधों में ऐसा कोई भी ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होता। पौधे में हर हिस्सा आज़ादाना तौर पर हवा से ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकालता है। पौधे का हर हिस्सा अपना आप ही ऑक्सीजन लेगा और अपना आप ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। पौधों की पत्तियों में महीन सुराग, हाँ, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके पास होते हैं कुछ स्टोमेटा वगैरह होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना करते हैं। यहीं आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।